नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस अलेना की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हम बात कर चुके हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास और संरचना की, और आज हम चालू करने वाले हैं आपका मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। जो चीज़ें हमने नर युग्मकोद्भिद के अंदर पढ़ी हैं उन्हीं से कंपेयर करते हुए हम मादा युग्मकोद्भिद को पढ़ेंगे। कंपेरिजन से अच्छा याद होगा। लेकिन इसको चालू करने से पहले मैं कल आपके लिए एक सवाल दिया था मैंने, तो उस सवाल को आज हम करके देखते हैं। सवाल में देखो बेटा क्या कह रहा है, सरसों के एक पुष्प की एक लघु बीजाणु धानी में 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, तो पूरे पुष्प के अंदर कितनी बनेंगी ये आपको बताना है। देखो बेटा नॉर्मल सी बात है, एक लघु बीजाणु धानी में कितनी है, एक लघु बीजाणु धानी में, मैं शॉर्ट में लिखा हूं यहाँ पे मात्र कोशिका कितनी है बेटा, 10 है। ठीक है, अब आप जानते हो एक परागकोश में लघु बीजाणु धानी कितनी होती है, 4 लघु बीजाणु धानी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और आप ये भी जानते हो कि सरसों के एक पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं। जानते हो नहीं जानते, कितने पुंकेसर होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं इसके अंदर। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, एक पुंकेसर पर एक परागकोश होगा। परागकोश ऐसे ही तो होता है इस तरह से, एक पुंकेसर पर एक है, ऐसे कितने 6 परागकोश हैं। कितने हैं ऐसे, 6 हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, 6 परागकोश हो जाएंगे। फिर 6 परागकोशों के अंदर आपको लघु बीजाणु धानी ज्ञात करनी है। लघु बीजाणु धानी ज्ञात करने के बाद में आपको उनका मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, मात्र कोशिकाएं। फिर आगे की क्रिया देखते हैं। तो पहले हम मात्र कोशिकाओं की संख्या निकालते हैं एक फूल के अंदर। ठीक है, तो देखो बेटा हम सीधे सीधे यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। तो एक लघु बीजाणु धानी में कितनी है, 10 है। यहाँ पे हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या। तो संख्या याद करना है बेटा, 10 गुणा एक परागकोश में कितनी है, 4 है। टोटल परागकोश कितने हैं, 6 हैं। 10 चौका 40, और ये कितने हो गए बेटा, 240। कितनी मात्र कोशिकाएं हो गई, 240 मात्र कोशिकाएं। अब अगली बात, आपने एक बात मैंने आपके लिए बताई थी, जब लघु बीजाणु जन्म कराया था तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, परागकण बनते हैं, 4 बनते हैं। तो सीधी सी बात है, 240 से कितने बनेंगे, 240 इंटू 4। तो परागकणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240 इंटू 4। कितने, टोटल कितने परागकण बनेंगे बेटा, 960 परागकण। क्योंकि 240 इंटू 4 करने पर कितना आता है, 960 आता है। ठीक है बेटा, सवाल आपका क्लियर है। अब हम आपका चालू करते हैं अगला। इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट और एम्स के अंदर आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की भी आपको तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चालू करते हैं आपका चैप्टर। आपके चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है मादा युग्मकोद्भिद। इसको हम पूरी तरह से कंपेयर करेंगे किसके साथ, नर युग्मकोद्भिद के साथ, मेल गैमेटोफाइट के साथ। देखो आज का टॉपिक क्या है, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट को आपको समझना है। जो चीजें आपने उसके अंदर पढ़ी हैं उसी हिसाब से हम इसका क्रम बनाए रखेंगे। तो उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नर जननांग पढ़ा था, पुमंग के अंदर पुंकेसर, फिर उसकी संरचना पढ़ी, फिर परागकोश पे आ गए। इसी तरह से तो आगे बढ़े थे, ऐसे ही इसके अंदर पढ़ना है, पहले मादा जननांग फिर उसके भाग। तो देखें बेटा किस तरह से मादा जननांग होता है। आप जानते हो आवृत बीजी में, आवृत बीजी पादपों में जो मादा जननांग होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जायांग या गायनोसियम
ये बात आपको पता है ना, पहले बताई थी। तो आकृतबीजी पौधों में मादा जननांग कौन सा होता है? जायांग। जायांग का एक सदस्य क्या कहलाता है? जायांग का एक सदस्य होता है बेटा, या तो अंडक कहेंगे, क्या कहेंगे? अंडक, या फिर स्त्रीकेशर। अंडक को इंग्लिश में कहते हैं कार्पल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टार्ट किया था नर वाले के अंदर। तो अभी इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? स्त्रीकेशर को स्टार्ट करेंगे। स्त्रीकेशर क्या होता है? जायांग का एक छोटा सा सदस्य होता है। अगर मान लो ये इस तरह से आपके स्त्रीकेशर हैं, बहुत सारे हैं इस तरह से, तो ये क्या है? एक पूरा जायांग है, इसका एक सदस्य क्या है? स्त्रीकेशर है। ठीक है, देखो तो अब हम चालू करते हैं बेटा। स्त्रीकेशर की थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। स्त्रीकेशर या पिस्टल। तो पिस्टिल क्या होती है, स्त्रीकेशर क्या होती है? नॉर्मली आपको पता है कि जायांग का एक सदस्य होता है, पौधे के अंदर मादा जननांग का काम करता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? कुछ प्रकार हैं इसके। अगर स्त्रीकेशर के अंदर अंडकों की संख्या केवल एक है, अगर स्त्रीकेशर के अंदर अंडकों की संख्या के आधार पर इसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। देखो बेटा, नंबर 1 सरल स्त्रीकेशर, और दूसरा संयुक्त स्त्रीकेशर। सरल या सिंपल पिस्टिल के अंदर क्या होता है? अंडकों की संख्या होती है बेटा 1। अंडकों की संख्या कितनी होती है? केवल 1। और यहाँ अंडकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर अंडकों की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक। तो ये नॉर्मली प्रकार आपको याद रखना है। क्या है? अंडकों की संख्या के आधार पर स्त्रीकेशर 2 तरह का होता है, सरल स्त्रीकेशर और संयुक्त स्त्रीकेशर। सरल स्त्रीकेशर का मतलब है जिसमें अंडकों की संख्या केवल 1 हो, और संयुक्त स्त्रीकेशर का मतलब है जिसमें अंडकों की संख्या 2 हो। इसके बाद में बेटा इसकी अगर हम बात करें तो मैं इसको मिटा करके आगे की बात करता हूँ। संयुक्त स्त्रीकेशर की हम बात करेंगे। एक एक टॉपिक को आप ध्यान से समझते जाना, और बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया करो। ठीक है, देखो अब हम बात करने वाले हैं संयुक्त स्त्रीकेशर की। अभी हमने देखा कि स्त्रीकेशर अंडकों की संख्या के आधार पर 2 तरह का होता है, सरल और संयुक्त। तो सरल तो नॉर्मल था, लेकिन जो संयुक्त होता है ये भी 2 तरह का होता है। संयुक्त में आपको पता है बेटा अंडकों की संख्या 2 से अधिक होगी ना, 2 से अधिक या 2 होगी। अब जो 2 अंडक हैं या 2 से ज्यादा अंडक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जुड़े हुए और अलग होने के आधार पर 2 तरह का होता है, जिसे हम वियुक्तांडपी और युक्तांडपी कहते हैं। वियुक्तांडपी और युक्तांडपी। वियुक्तांडपी का मतलब है बेटा अंडक पृथक पृथक होते हैं। कैसे होते हैं? पृथक पृथक। और इसमें अंडक परस्पर जुड़े हुए होते हैं, परस्पर जुड़े हुए। ये बात आपको यहाँ तक की याद रखनी है। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। वियुक्तांडपी का एग्जाम्पल होता है क्या? एक कुल होता है रेननकुलस। रेननकुलेसी कुल के जितने सदस्य होते हैं वियुक्तांडपी होते हैं, और युक्तांडपी में आपका पिटूनिया आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, रेननकुलस और इसका पिटूनिया। ठीक है बेटा, तो अब हम चालू करते हैं। ये तो हमने स्त्रीकेशर का छोटा सा वर्गीकरण देख लिया कि स्त्रीकेशर जो होता है अंडकों की संख्या के आधार पर 2 तरह का होता है, सरल और संयुक्त। फिर संयुक्त 2 तरह का होता है, अंडकों के जुड़े और अलग होने के आधार पर। अगर अंडक जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, अलग अलग हैं तो वियुक्तांडपी। अब हम बात करते हैं बेटा स्त्रीकेशर के भागों की। इसकी स्त्रीकेशर के भागों की। स्त्रीकेशर की जब आपने संरचना बनाई थी बेटा, स्त्रीकेशर की जो संरचना होती है, नॉर्मल संरचना होती है,
एक नलिका होती है, इसके अंदर नीचे वाला एक फूला हुआ भाग होता है और ऊपर एक ऐसा मंच जैसा भाग होता है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा? स्त्रीकेशर कहते हैं। इसका सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं स्टिग्मा। दूसरा जो नलिका जैसा भाग होता है, नलिका जैसा भाग कहलाता है वर्तिका। इसको कहते हैं स्टाइल। और तीसरा जो नीचे वाला भाग होता है, थोड़ा फूला हुआ मोटा होता है, उसको हम कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय का मतलब होता है बेटा ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, जिनके बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सुने। वर्तिकाग्र जो होता है स्त्रीकेशर का सबसे ऊपरी भाग होता है और परागकणों के लिए मंच प्रदान करता है। सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। वर्तिकाग्र क्या होता है? स्त्रीकेशर का सबसे ऊपरी भाग होता है, मंचनुमा भाग होता है, जो परागकणों के लिए मंच प्रदान करता है। वर्तिका वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली एक नलिकानुमा संरचना होती है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नलिकानुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसका जो काम होता है वो पराग नली के लिए क्या रास्ता देना होता है, मार्ग प्रदान करना होता है। इसमें से होकर ही तो पराग नली इसके पास पहुंचेगी, तो रास्ता प्रदान करने का काम किसका है? वर्तिका का है। फिर आता है अंडाशय। अंडाशय आपका सबसे निचला मोटा फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? तो अंडाशय को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं बेटा, जैसे कोष्ठों के आधार पर बांटें। एक कोष्ठी है, द्विकोष्ठी है, त्रिकोष्ठी है, पंचकोष्ठी है, बहुकोष्ठी ऐसे हो सकता है। और अंडकों के आधार पर बांटें तो एक अंडपी अंडाशय, द्विअंडपी अंडाशय, त्रिअंडपी अंडाशय। मतलब समझ में आ रहा है? एक है तो एक अंडपी, दो है तो दो अंडपी। ठीक है, नॉर्मल सी बात आपको याद रखनी है। ये हो गई आपकी स्त्रीकेशर की संरचना। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। तो अंडाशय के अंदर बेटा एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड। तो हमें अब इस बीजांड की संरचना पढ़नी है, इसको ओव्यूल कहते हैं। अब हमें किसकी संरचना पढ़नी है? बीजांड की। तो आगे हम चालू करते हैं आपकी बीजांड की स्ट्रक्चर। देखें क्या होती है बीजांड की स्ट्रक्चर। बेटा बहुत इजी है, बहुत सरल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका चित्र याद रहता है तो आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। बायोलॉजी का सीधा सीधा फंडा है। अगर आपको चित्र अच्छी तरह से बनाना आता है, चित्र याद है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो हमें चित्र ही बता देता है। तो चालू करते हैं बेटा। अगला टॉपिक क्या है? बीजांड। बीजांड की संरचना, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है बेटा, देखो चालू करते हैं। इसकी संरचना को समझने के लिए नॉर्मली आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझते जाइए, सुनते जाइए और देखते जाइए। तो इसकी संरचना को पहले मैं आपको चित्र बनाकर बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर एक मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह। इसके अंदर बहुत सारी मृदु तकीय कोशिकाएं भरी हुई हैं। तो इस मृदु तकीय कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं बेटा बीजांड काय, या इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। बात क्लियर है? मृदु तकीय कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय के चारों तरफ आवरण होते हैं। उन आवरणों को क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण कहते हैं। देखो कैसे बनेंगे, इस तरह से आपको अध्यावरण बनाने हैं इसके चारों तरफ। ये एक एक बना दिया और इनको आपको यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, एक एक और लाने बेटा, इस तरह से इसको आपने यहाँ जोड़ दिया और ऐसे ही इधर लाना है आपको। इसको आपने कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको, मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसको, ऐसी एक संरचना बना देनी है बेटा। ठीक है,
इस तरह की अगर संरचना आपको दिखाई दे कहीं पे तो वो किसकी संरचना होगी, बीजांड की। ये जो हमने बनाए हैं ना बेटा आवरण, जिसने बीजांडकाय को घेर रखा है, इन आवरणों को हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं, अध्यावरण। इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। बात क्लियर है। अब अध्यावरण देखो बेटा कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 है ना। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर हम इस बीजांड को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अध्यावरणीय और 2 अध्यावरणीय। अगर एक अध्यावरण से ढका हुआ है तो एक अध्यावरणीय, और दोनों अध्यावरण हैं तो 2 अध्यावरणीय। बाहर वाले अध्यावरण को बाहरी अध्यावरण, भीतर वाले अध्यावरण को आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। बात क्लियर। आगे बढ़ो बेटा। अब जो अध्यावरण बनते हैं वो पूरी तरह से बीजांड को नहीं घेरते, एक जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को हम कहते हैं बेटा बीजांड द्वार, या इसका नाम होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल भी कहते हैं। आगे जब मैं इसके बारे में आपको संरचनाएं बताऊंगा इसकी बहुत सारी, तो माइक्रोपाइल यूज करूंगा। तो माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार क्या होता है, अध्यावरणों के बीच में एक नलिकानुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, अगर हम बीजांड द्वार से कहते हैं तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं निभाग, और इसका नाम होता है चलेजा। क्या नाम होता है, चलेजा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, तो निभाग का नाम होता है चलेजा, लेकिन ये स्थिर होता है। ठीक है। तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर क्या होता है, निभाग होता है। दूसरी परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं, बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड काय का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। मैं आपको लिखाऊंगा आगे। अब इसके बाद साहब क्या होगा, देखो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, व्रंत जैसी संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, क्योंकि व्रंत जैसी संरचना है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ रही है। अंडाशय के अंदर ही पाई जाती है ये। मान लो आपका अंडाशय यहाँ पर इस तरह से है, अंडाशय भित्ति है, ये क्या है, अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति क्या करेगी, इसको जोड़े रखती है स्वयं से। जिस जगह पर ये जोड़ रहे हैं, जिस स्थान पर बीजांड व्रंत और अंडाशय भित्ति आपस में जोड़ते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं बीजांडासन। बीजांडासन, या इसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, ठीक है। बीजांड ग्रंथ हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया। अब देखो बेटा, ये बीजांड ग्रंथ इस बीजांड से जिस जगह पर जुड़ रहा है, इस जगह को हम कहते हैं हाइलम या नाभिका। हाइलम या नाभिका, इसको हाइलम, जिस जगह पर ये जुड़ते हैं आपस में उसको हम कहते हैं नाभिका। ठीक है। एक और चीज रह गई है बेटा, देखो ये उभार सा बनाया है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा। अगर ऐसा उभार किसी किसी बीजांड के अंदर दिखाई देता है, सबके अंदर नहीं होता, तो इस उभार को हम कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं, रेफे या रेफी, इसको हम कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बीजांड की बाहरी संरचना। अब बात करते हैं इस बीजांडकाय के अंदर क्या होता है, वो भी देख लो साहब। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी विशेष संरचना पाई जाती है इसके अंदर, ये ऐसी। इसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं ऐसे, और नीचे की तरफ भी इसके अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं, और बीच में एक कोशिका होती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। सभी के अंदर एक ही केंद्रक होता है इनके अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है, देखो बेटा, बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं ना तीनों, उन तीनों कोशिकाओं के नाम देखो। जो बीच वाली कोशिका है इसको तो कहते हैं अंडाशय, अंड कोशिका। क्या नाम है इसका, अंड कोशिका। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ना, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और दोनों मिलकर के बनाते हैं बेटा ये अंड उपकरण। क्या बनाते हैं, अंड उपकरण। बात क्लियर है। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। बीच वाला जो केंद्रक होता है द्वितीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय केंद्रकों से बना होता है। जब इसका विकास बताऊंगा तो इसके बारे में चर्चा करनी है। और ये जो तीनों कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों की तीनों कोशिकाएं कहलाती हैं बेटा
प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी सेल या प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ संरचना होती है किसकी, बीजांड की। एक बार इस बीजांड की संरचना को दोबारा से समराइज करते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, देखो बीजांड की संरचना में एक मृदुतकीय कोशिकाओं का बना भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के चारों तरफ अध्यावरण पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण दो होते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर एक अध्यावरण से ढका हुआ है तो एक अध्यावरणी, दोनों से ढका हुआ है तो द्वि अध्यावरणी। अध्यावरण पूरा बीजांडकाय को नहीं ढकते, एक जगह खाली रह जाती है, नलिका बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर क्या होता है, निभाग होता है, या फिर बीजांडकाय के आधारी भाग पर क्या होता है, निभाग होता है। निभाग से अध्यावरण बनते हैं। फिर इसके बाद में बीजांड जो होता है अंडाशय भित्ति से एक ग्रंथ द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांड ग्रंथ को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड के साथ जुड़ रहा है उसे नाभिका, और जिस स्थान पर अंडाशय भित्ति के साथ जुड़ रहा है उसे हम कहते हैं बीजांडासन। कभी कभी क्या होता है, बीजांड ग्रंथ जो होता है उभार के रूप में बीजांड के ऊपर पाया जाता है, कभी कभी उसको हम रेफे कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है, इस विशेष संरचना को हम कहते हैं बेटा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, इस चैप्टर में हम कोष पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम कोष पढ़ेंगे, कोष। ठीक है, पोषण वाला कोष, ये कोष है। तो भ्रूणकोश पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो बेटा, निभाग की तरफ की 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, बीच वाली कोशिका द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक कोशिका कहलाती है, और ये जो है बीच वाली अंड कोशिका, और ये दोनों क्या कहलाती हैं, सहायक कोशिका कहलाती हैं, और दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, अंडोपकरण। अब इसकी संरचना के बारे में डायग्राम आप बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद में हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है बेटा, सारी चीजें मैं लिख करके आपको बताता हूँ। सारे भाग देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। नॉर्मली आप चित्र से समझ गए होंगे, इसकी भाषा आप स्वयं लिख सकते हैं। देखो बेटा, अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखो इसमें सबसे पहले हमने किसकी बात करी, बीजांडकाय, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ये क्या होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, बीजांडकाय। ये बीजांड का मुख्य शरीर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड का मुख्य शरीर कहते हैं इसको, मेन बॉडी ऑफ बीजांड ओव्यूल। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके आते हैं अध्यावरण, इनको हम कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखो इंटेगुमेंट ये होते हैं बीजांड काय को घेरने वाले आवरण। संख्या कितनी होती है इनकी, अधिकतम, मैक्सिमम होती है 2। अगर सिंगल है तो एक अध्यावरणी और 2 है तो द्वि अध्यावरणी। जो मतलब 2 नाम होते हैं इनके, बाहरी अध्यावरण और भीतर वाला क्या होता है, भीतरी या आंतरिक अध्यावरण। बात क्लियर। तीसरे नंबर पे आपका आया था बेटा बीजांडासन। बीजांडासन की हम बात कर लें, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन ये क्या होता है बेटा, बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय भित्ति के साथ जुड़ता है उसे बीजांडासन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांडासन कहते हैं। ठीक है, अगली बात, एक एक करके आप इनको साथ ही साथ लिखते जाएं बेटा, रुकने का तो टाइम है ही नहीं अपने पास।
तो देखें, बीजांडासन हो गया। बीजांडासन के बाद में हम बात कर लेते हैं बेटा बीजांड ग्रंथ। इंग्लिश नाम है भी जरूर याद रखना आप। यह होता है फ्यूनिकल। क्या होता है? फ्यूनिकल। तो बीजांड ग्रंथ क्या होता है? बीजांड तथा अंडाशय भित्ति को जोड़ने वाली ग्रंथनुमा संरचना। ग्रंथनुमा संरचना क्या कहलाती है? बीजांड ग्रंथ कहलाती है, फ्यूनिकल कहलाती है। इसके बाद हाइलम, नाविका, इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या होती है बेटा? देखो नॉर्मल सी बात है, बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर बीजांड के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है? बीजांड के साथ जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड सॉरी नाविका कहते हैं। एक और शब्द आया था इसके अंदर, रेफे। क्या आया था? रेफे। रेफे होता है बेटा बीजांड के ऊपर पाया जाने वाला, ऊपर पाई जाने वाली उभारनुमा संरचना। उभारनुमा संरचना क्या कहलाती है बेटा? रेफे कहलाती है। सभी के अंदर नहीं होती, कुछ के अंदर होती है। फिर अगली हम बात करें रेफे के बाद में, हमने बात की थी बेटा बीजांड द्वार की। इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या होता है? अध्यावरणों के मध्य स्थित नलिकानुमा भाग। नलिकानुमा भाग क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। इसके बाद में साहब बीजांड द्वार के बाद में क्या पढ़ा था हमने? निभाग, चलेजा। इंग्लिश नाम याद रखने हैं बेटा सबके, पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखो अब क्या है? निभाग। निभाग इसको कहते हैं चलेजा। इसकी हम दो परिभाषाएं ले सकते हैं। कितनी परिभाषाएं ले सकते हैं? दो। देखें कितनी। पहली परिभाषा होगी बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर स्थित संरचना क्या कहलाती है? निभाग कहलाती है। या दूसरी परिभाषा क्या होगी? बीजांड काय का आधारीय भाग। कौन सा भाग? आधारीय भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। बात क्लियर है? अब इसके बाद में बात आती है इसकी भ्रूणकोश की। बता रहे हैं भ्रूणकोश क्या होता है वो समझे बेटा। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक बेटा आपके लिए बता दूं, इसी को हम मादा युग्मकोश कहते हैं। जो भ्रूणकोश होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोश या मादा युग्मकोश। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है? बीजांड काय के मध्य में स्थित बहुकोशिकीय संरचना। बहुकोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? मादा युग्मकोश के नाम से भी जानते हैं। अब भ्रूणकोश की संरचना पढ़नी है। यहाँ तक तो संरचना किसकी हो गई? बीजांड की। अब हमें क्या पढ़ना है? भ्रूणकोश की संरचना पढ़नी है। देखो भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है, इसको मिटा रहा हूं मैं। भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है वो आप समझें। भ्रूणकोश की संरचना
नॉर्मल हमने अभी चित्र बनाया था, केवल मैं भ्रूणपोष का चित्र बना रहा हूँ बेटा। इस तरह से देखो बेटा, ये क्या है, भ्रूण कोष है, ये तीनों किस तरफ की है, ये निभाग की तरफ की है, तो इनको क्या कहेंगे हम प्रतिमुखीय या प्रतिव्यासांत सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल ये होती है आपकी द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है, दो ध्रुवीय केंद्रकों से बना होता है। अब इनमें से ये दोनों तो आपकी क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। क्या है, सहायक कोशिका, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और ये है आपकी अंड कोशिका, अंड कोशिका को हम कहते हैं एग सेल। ठीक है बेटा, तो इस तरह की कुछ संरचना होती है भ्रूणकोष की। इसमें कितने भाग होते हैं, निभाग की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। पूरी संरचना भ्रूणकोष होती है। इसके मध्य में पाई जाने वाली कोशिका जो होती है द्वितीय केंद्रक युक्त होती है, तो उसको द्वितीय केंद्रक या द्वितीय कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली संरचनाओं में क्या होता है, अंड कोशिका बीच वाली होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जो उसके साइड में सहायता करने के लिए होती हैं। बाकी इसकी संरचना में आपके लिए जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में बताता जाऊंगा। तो यहाँ तक हमने कवर की है बेटा किसकी संरचना, बीजांड की संरचना कवर की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। हमने सबसे पहले चित्र बनाया था, उसके अंदर क्या बनाया, मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह बनाया, बीजांड का है। बीजांड का है कि चारों तरफ कौन आए, अध्यावरण आए। अध्यावरणों के बीच में एक नलिका सी बनी, क्या, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। उसके विपरीत सिरे पर क्या था, निभाग था। नीचे आ जाओ बीजांड ग्रंथ पे। बीजांड ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथनुमा संरचना होती है, बीजांड और अंडाशय वृत्ति को जोड़ती है। जिस स्थान पर बीजांड अंडाशय वृत्ति के साथ जुड़ता है क्या कहलाता है, बीजांडाशय कहलाता है। इस तरह से हमने इसके बारे में वर्णन किया था। फिर आपका भ्रूणकोष आया था। तो यहाँ पर आपकी बीजांड काय की संरचना